बच्चों, सफ़िया है तो छोड़ने बहुत से लोग प्लेटफॉर्म पर आए थे। प्लेटफॉर्म पर उसके बहुत से दोस्त, भाई, रिश्तेदार हसरत भरी निगाहों से, बहते हुए आंसुओं से, ठंडी सांसों से और भिजे हुए होठों के बीच से काटती हुई रेल सरहद के पार पहुंची। अटारी में पाकिस्तानी पुलिस उतरी, हिंदुस्तान पुलिस सवार हुई। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ से लाहौर ख़त्म हुआ और किस जगह से अमृतसर शुरू हो गया। ठीक है, तो बहुत से जैसे है आप भी कहीं जाते हैं, वो तो इतने वर्षों बाद अपने बिछड़े हुए भाइयों से मिलने आई थी और है दूसरे देश में रहती थी। ठीक है, तो बहुत से लोग हैं, बहुत से दोस्त, बहुत से रिश्तेदार, भाई, सभी प्लेटफॉर्म पर उससे छोड़ने आए थे और सभी क्या है प्रेम पूर्वक है उससे देख रहे थे। ठीक है, और है उनके आँखों में उससे बिछड़ने के आंसू बह रहे थे। साथ ही साथ क्या है ठंडी सांसें ले रहे थे कि अब वो पता नहीं कब मिल पाएगी। साथ ही साथ अपनी रुलाई को रोकने का प्रयास कर रहे थे। तो इस तरह से क्या है सरहद यानी सीमा, रेल सीमा रेखा से पार पहुंची। ठीक है, अटारी में अटारी और बाघा सीमा बॉर्डर है, तो अटारी तक में पाकिस्तानी पुलिस उतरी। ठीक है, और हिंदुस्तानी, क्योंकि अब भारत की सीमा आरंभ हो गई थी। अटारी के बाद भारत की सीमा आरंभ हो गई थी, तो वहाँ पर क्या है हिंदुस्तानी पुलिस सवार हुई। तो सफ़िया का कहना है, लेखिका का कहना है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ से लाहौर ख़त्म हुआ और कहाँ से अमृतसर शुरू हो गया। ठीक है, क्योंकि दोनों देशों के लोगों की भाषा, बोलचाल, पहनावा लगभग एक जैसा था। केवल क्या है दोनों के बीच में क्या है एक सरहद रूपी सीमा रेखा थी। ठीक है, इतना समझ में आया कि जब सफ़िया लाहौर से हिंदुस्तान वापस आई तो स्टेशन पर बहुत से लोग उसे छोड़ने आए, मित्र, रिश्तेदार, भाई। तो वो है क्योंकि बहुत दिनों बाद आई थी और दूसरे देश में रह रही थी जहाँ पर कि आना जाना इतना आसान नहीं था। तो उनके हैं आँखों से आंसू बह रहे थे, वो प्रेम भरी निगाह से देख रहे थे। कोई है ठंडी आह भर रहा था और कोई होठों को बंद करके अपनी रुलाई रोकने का प्रयास कर रहा था। तो इन सब से होते हुए क्या है ट्रेन सरहद यानी सीमा को पार करके क्या है आगे बढ़ती रही। ट्रेन आगे बढ़ती रही और अटारी में पाकिस्तानी पुलिस उतरी और हिंदुस्तानी पुलिस चढ़ी, क्योंकि अटारी बाघा बॉर्डर यहाँ से पाकिस्तान की सीमा समाप्त होती है और हिंदुस्तान की आरंभ हो जाती है। तो सफ़िया का कहना था पता ही नहीं चला कि कब लाहौर ख़त्म हुआ और किस जगह अमृतसर शुरू हो गया, क्योंकि दोनों लोगों के एक जैसा पहनावा, एक जैसी ज़मीन और एक जैसी ज़बान थी। ठीक है, एक सी सूरतें और लिबास, एक सा लबो लहजा और गालियाँ भी एक ही सी थी, जिसे दोनों बड़े प्यार से एक दूसरे को नवाज रहे थे। मुश्किल सिर्फ इतनी थी कि भरी हुई बंदूकें दोनों के हाथों में थी। ठीक है, तो लेखक का कहना है कि क्या है
पता ही नहीं चल रहा था कि कब है अटारी है समाप्त हुई, यानी कब लाहौर समाप्त हुआ और कब अमृतसर आरंभ हुआ। ठीक है, अटारी लाहौर के अंतर्गत आता है और बाघा ये क्या है, अमृतसर के अंतर्गत आता है। तो लेखिका का कहना है कि कब लाहौर समाप्त हुआ और कब अमृतसर आरंभ हुआ। केवल इतना ही फर्क पता चलता है कि अटारी में पाकिस्तानी पुलिस उतरी और हिंदुस्तानी पुलिस क्या चढ़ी। ठीक है, और दोनों के हाथों में क्या है, भरी हुई बंदूकें, परंतु एक जैसी जमीन थी। ठीक है, एक जबान थी, यानी कि वही भाषा बोल रहे थे जो कि क्या है वहाँ पाकिस्तान में बोल रहे थे। लाहौर में वही जो भाषा बोली जा रही थी वही क्या है अमृतसर में भी बोली जा रही थी। एक सी सूरतें और लिबास, तो एक ही जैसे चेहरे थे। ठीक है, बहुत कुछ क्या है एक दूसरे से मिलते जुलते थे, और लिबास यानी जो उनका पहनावा भी था वो भी क्या है एक दूसरे से मिल रहा था। ठीक है, एक सा लबो लहजा मीन्स होता बोलने का अंदाज, तो उनके बोलने का अंदाज भी एक ही जैसा था। ठीक है, यहाँ तक कि लेखिका का कहना है कि गालियाँ भी एक जैसी थी, जिससे वो एक दूसरे को नवाज रहे थे। ठीक है, नवाज रहे थे यानी एक दूसरे को गालियाँ दे रहे थे। ठीक है, तो बस केवल अंतर इतना था कि भरी हुई बंदूकें दोनों के हाथ में थी। ठीक है, यानी उधर पाकिस्तानी पुलिस के हाथ में थी और इधर क्या है हिंदुस्तानी पुलिस के हाथ में। समझ में आया बच्चों? यानी लेखिका का कहना है कि जब ट्रेन सरहद को चीरती हुई अटारी पहुंची, ठीक है, ट्रेन आगे बढ़ी, अटारी पहुंची, तो अटारी में पाकिस्तानी पुलिस उतरी और हिंदुस्तानी पुलिस चढ़ी। ठीक है, केवल अंतर इतना ही था, बाकी पता ही नहीं चलता था कि कहाँ लाहौर समाप्त हुआ और कब अमृतसर आरंभ हुआ। एक सी जमीन, एक ही जबान, ठीक है, बोलने का अंदाज एक, भाषा एक जबान मतलब भाषा एक, ठीक है, और एक सी सूरतें, और क्या है एक दूसरे के चेहरे भी क्या है मिलते जुलते थे, और उनका पहनावा भी एक जैसा ही था, और यहाँ तक कि बोलने का अंदाज भी एक जैसा था। और लेखिका का कहना है कि यहाँ तक कि गालियाँ भी एक जैसी थी जो वो लोग एक दूसरे को दे रहे थे। अंतर केवल इतना था कि अटारी बॉर्डर पर है पाकिस्तानी पुलिस बंदूक लेकर के उतरी और हिंदुस्तानी पुलिस बंदूक लेकर के चढ़ी। अमृतसर में कस्टम वाले फर्स्ट क्लास वालों के सामान की जांच उनके डिब्बे में ही कर रहे थे। सफिया का सारा सामान देखा जा चुका था। वह उन नौजवान कस्टम ऑफिसर की ओर बढ़ी जो कि बातचीत और सूरत में बंगाली लगते थे। देखिए मेरे पास नमक है थोड़ा सा, ठीक है। तो अमृतसर में कस्टम की जांच उनके डिब्बे में ही हुई, ठीक है। तो जब सफिया का सारा सामान जांच लिया गया, ठीक है, तो उसने कस्टम ऑफिसर से कहा कि जो कि क्या है बंगाली प्रतीत होते थे कि मेरे पास थोड़ा सा नमक है, ठीक है। फिर उसने हैंडबैग खोला और पुड़िया उसकी तरफ बढ़ाते हुए अटकते, झिझकते, हिचकिचाते
उनको सब कुछ कह सुनाया। उन्होंने सिर झुका लिया था, सुनते बीच बीच में सिर उठाते और गौर से उसे देखते, फिर सुनने लगते। बात पूरी हो गई तो एक बार फिर सफिया को ऊपर से नीचे तक देखा, धीरे से बोले, इधर आइए जरा। ठीक है? तो बच्चों कि जब अमृतसर पहुंची तो वहां भी क्या है, उसके सामान की जांच हुई। ठीक है? तो जब सारा सामान देखा जा चुका तो जो हिंदुस्तानी कस्टम ऑफिसर था, जो कि क्या है, देखने में बंगाली प्रतीत होता था, ठीक है, उससे सफिया ने कहा, देखिए मेरे पास नमक है। फिर उसने क्या है, सारा नमक ले जाने का वाकया या किस की बातें बताई। और साथ ही साथ क्या है, उसने है अपना हैंड बैग खोल करके नमक की पुड़िया उनकी ओर बढ़ाई और थोड़ा सा संकोच और रुक रुक करके उसने सब कुछ सुनाया। ठीक है? तो उन्होंने बहुत ध्यान से सुना। ठीक है? और फिर क्या है, जब वो सुना रही थी तो वो बहुत ध्यान से उसे देख भी रहे थे और बहुत ध्यान से सुन भी रहे थे। और जब सफिया ने की बात पूरी हो गई तो उन्होंने सफिया को बहुत गौर से देखा और कहा कि आप इधर आइए। ठीक है? चलते चलते उन्होंने एक दूसरे से कहा, इनके सामान का ध्यान रखिएगा। प्लेटफॉर्म पर के सिरे पर एक कमरा था, वे उसके अंदर घुसे। सफिया दाखिल होने में हिचकिचाई। वे मुस्कुराकर बोले, आइए ना, आइए ना। ठीक है? तो जब सफिया ने ये बताया कि उनके पास नमक है और पूरी बात बताई, हिचकिचाते हुए, संकोच के साथ, अटकते हुए, तो उन्होंने ऐसा नहीं कि ऊपरी तौर पर टाला हो, उन्होंने बहुत ध्यान से उनकी सफिया की बात सुनी और साथ ही साथ क्या है, वो सफिया को गौर से देखते भी जा रहे थे। और उन्होंने फिर सफिया को अपने साथ आने के लिए कहा। ठीक है? और साथ ही साथ क्या है, दूसरे व्यक्ति से उसका सामान ध्यान रखने के लिए बोला। ठीक है? यानी कि उनका व्यवहार क्या बहुत ही अच्छा था। और उन्होंने बहुत से यात्री थे, परंतु उन्होंने उस यात्री का ध्यान रखा, सामान का ध्यान रखा, और वो उसे क्या है, कमरे में ले गए। और सफिया संकोच कर रही थी, हिचकिचा रही थी, परंतु फिर भी उन्होंने उससे आग्रह किया कि वो अंदर आए। ठीक है? और साथ ही साथ क्या है, उसे सम्मान देने के लिए उन्होंने कुर्सी को अपने रुमाल से झाड़ा। ठीक है? यानी कि ये प्रदर्शित करता है कि उन्होंने सफिया को के साथ बहुत अच्छे से पेश आए, उन्होंने सफिया का बहुत सम्मान किया और स्वयं अपने रुमाल से कुर्सी को झाड़ करके उसमें बैठने का अनुरोध किया। ठीक है? सफिया ने पुड़िया और बैग मेज पर रख दिया। बाहर की तरफ झांक करके उन्होंने एक पुलिस वाले को इशारा किया। सफिया के पैर तले जमीन खिसकने लगी। अब क्या होगा? ठीक है? तो उन्होंने जब सफिया को सम्मानपूर्वक बिठाया, साथ ही एक पुलिस वाले को भी आने का इशारा किया, तो सफिया को लगा कि शायद अब वो नमक नहीं, गैर कानूनी काम करने के लिए, नमक ले जाने के लिए
शायद उसे क्या है सज़ा मिले। ठीक है, गैर कानूनी रूप से नमक लाने के लिए उसे सज़ा मिले। तो पैर तले ज़मीन खिसक गई, यानी कि सफ़िया बहुत अधिक क्या घबरा गई। ये एक मुहावरा है, ठीक है, कि उसने सोचा नहीं था, वो हो गया। तो सफ़िया क्या है बहुत अधिक घबरा गई। ठीक है, कि अब क्या होगा, कैसे नमक ले जा पाएगी और अब आगे क्या होगा। परंतु उन्होंने पुलिस वाले से कहा 2 चाय लाओ, अच्छी होगी। तो पुलिस वाले को ये आशा नहीं थी कि वो यात्री का इतना सम्मान करेंगे और उसे चाय पिलाएंगे। तो वो घूरता हुआ, यानी कि उसे आश्चर्य हुआ, तो आश्चर्य से क्या है देखता हुआ चला गया। फिर उन्होंने मेज की दराज खींची, उसके अंदर दूर तक हाथ डाल कर के एक किताब निकाली। किताब को सफ़िया के सामने रख कर के उन्होंने पहला सफ़ा खोला। बाईं तरफ नज़रुल इस्लाम की तस्वीर थी और टाइटल वाले सफ़े पर अंग्रेजी में कुछ धुंधले अक्षरों से लिखा हुआ था, शम्सुल इस्लाम की तरफ से सुनील दास गुप्त को प्यार के साथ, ढाका 1946। ठीक है, फिर उन्होंने क्या है अपनी दराज खोल करके एक किताब निकाली। ठीक है, और किताब को सफ़िया के सामने रख कर के खोला। ठीक है, पहला पेज खोला तो उसमें लिखा हुआ था, उसमें नज़रुल इस्लाम जो कि उर्दू के बहुत प्रसिद्ध शायर हैं, उनकी तस्वीर थी। ठीक है, और हाँ जहाँ पर क्या है शीर्षक होता है वहाँ पर अंग्रेजी में लिखा हुआ था कि शम्सुल इस्लाम की तरफ से सुनील दास गुप्त को प्यार के साथ, और वो भी ढाका में 1946 में दी गई थी किताब। समझ में आया बच्चों? यानी कि उन्होंने जब सफ़िया ने अपने बताया कि उसके पास नमक है और हैंडबैग में से नमक की पुड़िया निकाल करके उनको दिखाई। ठीक है, तो उन्होंने बहुत ध्यान से पूरी नमक ले जाने का पूरी बात सुनी और है सफ़िया को अपने साथ आने के लिए कहा और उसे अपने रुमाल से कुर्सी को झाड़ करके उसे क्या है आदर पूर्वक बैठाया और साथ ही पुलिस वाले को 2 चाय लाने का भी आदेश दिया, जो कि पुलिस वाले के लिए भी आश्चर्यचकित करने वाला था। फिर उन्होंने मेज की दराज से एक किताब निकाली, पहला पेज खोला और उसमें लिखा हुआ था कि शम्सुल इस्लाम, उसमें शम्सुल इस्लाम यानी उर्दू के प्रसिद्ध शायर, ठीक है, नज़रुल इस्लाम की तस्वीर थी। उर्दू के प्रसिद्ध शायर नज़रुल इस्लाम की तस्वीर थी। साथ ही उसमें लिखा हुआ था कि शम्सुल इस्लाम की तरफ से सुनील दास गुप्त को सप्रेम भेंट 1946 ढाका, कि वो किताब शम्सुल इस्लाम ने 1946 में ढाका में क्या है सुनील दास गुप्त को यानी वो उन कस्टम ऑफिसर को भेंट में दी थी। ठीक है, तो आप क्या ईस्ट बंगाल के हैं? हाँ, मेरा वतन ढाका है, उन्होंने बड़े फ़ख्र से जवाब दिया। तो जब इस तरह से उन्होंने कहा तो सफ़िया ने उनसे पूछा, क्या आप पश्चिम बंगाल के हैं? ठीक है, तो उन्होंने कहा हाँ, मेरा वतन ढाका है। ठीक है, फ़ख्र मीन्स होता है, उन्होंने बहुत गर्व के साथ ये जवाब दिया कि उनका वतन यानी उनका देश, उनका जन्म स्थान क्या है? ढाका है। ठीक है, सफ़िया ने पूछा आप यहाँ कब आए?
तो उनका कहना था जब विभाजन हुआ था तभी आए थे, मगर हमारा वतन ढाका है। मैं तो कोई 12-13 साल का था, पर नजरुल और टैगोर को हम लोग बचपन से ही पढ़ते थे। जिस दिन हम रात यहाँ आ रहे थे, उससे ठीक 1 वर्ष पहले मेरे सबसे पुराने, सबसे प्यारे बचपन के दोस्त ने मुझे यह किताब दी थी। उस दिन मेरी सालगिरह थी। फिर हम कलकत्ता में रहे, पढ़ाई की, नौकरी भी मिल गई, पर हम वतन आते जाते थे। ठीक है। तो जब सफिया ने पूछा, जब उन्होंने कहा उनका वतन तो ढाका है, तो सफिया ने पूछा कि आप यहाँ कब आए? तो उनका कहना था जब विभाजन हुआ था तभी वो क्या है यहाँ आ गए। तो उस समय क्या है, उनकी उम्र बहुत कम थी, 12-13 वर्ष की थी। ठीक है। और बचपन से ही, क्योंकि बंगाली थे, तो नजरुल इस्लाम और टैगोर की कविताएं, जैसे आप हिंदी में हैं सुमित्रा नंदन पंत या महादेवी वर्मा इत्यादि को बचपन से ही पढ़ते आते हैं। तो उस तरह से क्या है, वो टैगोर और नजरुल इस्लाम की कविताओं को उनको क्या है बचपन से ही पढ़ते आते हैं। तो उनका कहना था कि उन्होंने यहीं पढ़ाई की। सिख भी जैसा नहीं कि विभाजन के बाद आए तो कारोबार और ये सब था, या पाकिस्तानी कस्टम अधिकारी की तरह नहीं था कि वो विभाजन के बाद आए और वहाँ पे नौकरी मिली। उनका कहना था वो कोई 12-13 वर्ष के थे, यहीं पढ़ाई की उन्होंने और यहीं पर क्या है उन्हें नौकरी भी मिली। परंतु उनका कहना था उनका वतन तो क्या है ढाका ही है। ठीक है। और उनका कहना था कि जब वो आने वाले थे, जब वो भारत जिस दिन आने वाले थे, उस दिन उनकी सालगिरह पर, उनके जन्मदिन पर उनके मित्र ने ये किताब क्या है उन्हें उपहार स्वरूप दी थी। ठीक है। तो उनका कहना था कि हम कलकत्ता में ही रहे, पढ़े और यहीं पर नौकरी भी मिल गई। ठीक है बच्चों, समझ में आया? समझ में आ रहा है कि नहीं बच्चों, कि जो भारत